हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए हैं एक नई कहानी लेकर जिसका नाम है टॉक्सिकल बॉयज़ इनोसेंस गर्ल, जिसको लिखा है सनशाइन क्वीन जी ने और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हम जितनी भी कहानियाँ बोलते हैं उसका क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके राइटर को जाता है। सो दोस्तों, अगर हम इससे इनकम ऑफ सोर्स जनरेट करेंगे और इससे हमें जो इनकम मिलती है इसका 30 से 40% हिस्सा उसी राइटर को जाएगा, ये मेरा इससे वादा है। अगर इनकम ऑफ सोर्स जनरेट नहीं होती है तो मेरा कोई वादा नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कई वीडियो में बोला था बट मेरा चैनल ब्लॉक बंद कर दिया गया, इसलिए मैं दोबारा फिर से रिपीट शुरुआत कर रहा हूँ। इसलिए मैं इससे कोई वादा नहीं कर रहा, बट हाँ, अगर उससे इनकम ऑफ सोर्स जनरेट हो गई तो ज़रूर मैं उसको 30 से 40% हिस्सा ज़रूर दूँगा। सो दोस्तों, हम देखते हैं कहानी का सारांश और देखते हैं कहानी में क्या है। काशी विश्वनाथ कहते हैं, जहाँ की फ़िज़ाओं में मोहब्बत बढ़ती है और यहीं से शुरू होगी बचपन की एक प्यार की दास्तान। 11 साल की मासूम सी क्यूट सी सिमिका को बचाने के लिए 13 साल का बाद अखंड बाधवा गंगा में पानी में कूद जाता है और जब वो सिमिका को बचाता है तो वो उसे पहली बार देखता है तो सिमिका उसकी एक जुनून दीवानगी बन जाती है। अखंड वधवा जो दुनिया का सबसे रिच और रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था और अपने वधवा एम्पायर का अकेला मालिक था, जो अपने इतनी कम उम्र में सारी दुनिया पर राज करता था, वो सिमिका को पाने की किस हद तक जाएगा, कैसी है उनकी इनकी खतरनाक लव स्टोरी, जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिकल बॉय इनोसेंस गर्ल, जिसको लिखा है सनशाइन क्वीन जी ने। सो दोस्तों, ये था कहानी का सारांश। हम देखते हैं कहानी का चैप्टर कैसे होते हैं। शुरू करते हैं भाग नंबर 1 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। काशी सुबह का समय, घाट पर दो लोग लगभग 11 साल की लड़कियां बैठी थीं। वो दोनों आपस में बात कर रही थीं। उनमें से जो छोटी लड़की थी वो बोली, सुनो ना, तुम हमारे साथ प्रयागराज चलो, हम लोग वहाँ खूब मस्ती करेंगे। तो बड़ी लड़की बोली, चलूँगी पर अभी नहीं, क्योंकि अभी माँ पापा जाने नहीं देंगे। फिर छोटी लड़की मुंह बनाते हुए बोली, रहने दो, तुम हर बार ऐसा ही कहती हो। वो दोनों बात ही कर रहे थे, तभी पीछे से किसी ने उन दोनों से कहा, अगर आप दोनों सहेलियों का हो गया हो तो घर चलें अब। उन दोनों को पीछे देखा तो एक औरत खड़ी थी। दोनों उठकर खड़े उनके पास चली गईं। छोटी वाली लड़की ने उस औरत से प्यार से कहा, आंटी, अनवी को हमारे साथ हमारे घर भेज दो। वो औरत बड़ी वाली लड़की अनवी की माँ थी। वो छोटी वाली लड़की से प्यार से बोली, सिमी बेटा, इस बार की छुट्टी में मैं अनवी को खुद लेकर आऊँगी, पक्का, पर अभी आप दोनों घर चलो। सिमी ने हाँ में सर हिला दिया और लोग वहाँ से घर की ओर जाने लगे। सरस्वती सरस्वती जो अनवी की माँ थी, वो जब भी सिमी और अनवी को देखती थी तो उन्हें अपने बचपन की दिन याद आ जाते थे। वो भी कैसे गीता, जो सिमी की माँ है, उसके साथ रहा करती थी, बिल्कुल इन दोनों की तरह। फिर वो अपनी सोच से बाहर आई और अपने घर की तरफ उन दोनों को लेके चली गई और वो सभी अपने अपने घर निकल गए। सरस्वती जी ने उन दोनों से कहा, चलो पहले नाश्ता कर लो, और फिर वो दोनों को नाश्ता परोसने लगी। वो दोनों नाश्ता करने लगे। दूसरी तरफ उधर घाट की तरफ सीमा, अनवी और सरस्वती जी के जाने के बाद कुछ ही देर बाद वहाँ पे एक 70-75 साल का एक बूढ़ा आदमी अपनी मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज करने के लिए गया। उनके पीछे दो बॉडीगार्ड भी थे, जिन्हें वो पीछे रुकने को बोलकर अपने साथ दो बच्चों को, जिनकी उम्र लगभग 13 साल की थी, उनके साथ घाट की तरफ चल दिए। वो बूढ़ा आदमी उनका दादा था, जिसे वो दोनों ग्रांडपा कह के बुला रहे थे। उनमें से जो पहला लड़का था वो थोड़ा मजाकिया था और दूसरा लड़का था वो एकदम गंभीर था, जैसे कि कोई 13 साल का लड़का नहीं, 23 साल का लड़का हो। पहला लड़का बोला, ग्रांडपा, जब हमसे यहाँ आए हैं तब से आप रोज़ हमें और चीकू को यहाँ क्यों लेके आते हो? उसने पूछने पर उसने ग्रांडपा अदिराज वधवा वधवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के चेयरमैन और प्रेसिडेंट भी थे, वो उसके सर पे हाथ रखते हुए बोले, बच्चा, मेरा बचपन यहीं बीता है। मैंने यही तुम्हारी दादी को पहली बार देखा था और उनसे प्यार भी यहीं हुआ था। मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है, इसलिए मैं तुम दोनों को यहाँ लेके आता हूँ, जिससे तुम दोनों यहाँ रहो और अपने बचपन को अच्छे से जियो, ना कि शहर वाली दौड़ भाग में। वो लड़का खुश होते हुए बोला, अच्छा, तो इसका मतलब मुझे यहाँ दादी मिलेगी। उसकी बात सुन के चीकू से घूरने लगा तो उसने देखते हुए वहीं उसके दादा को हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोले, अरे अरे, तुम्हारी दादी मेरी बीवी है और तुम्हें दादी नहीं, मेरी एक परी मिलेगी, समझे? और वो बड़े प्यार से उसके सर पे सजाने लगे। तो वो लड़का फिर से बोला, ज्ञान पा, कब मिलेगी मुझे परी? उसके बार बार पूछने से, जिसके नाम चीकू था, वो लड़का गुस्से में बोला कि नो, तुम अपना मुंह बंद रखोगे प्लीज़। चीकू को ने गुस्सा
चीकू के गुस्सा करने से किन्नू ने मुँह बना लिया और चुपचाप हो गया। उन दोनों के ग्रैंडपा ये सब देख रहे थे, वो मन में सोच रहे थे, ये एवी चीकू को क्यों सब बच्चों के जैसा नहीं हुआ है, कभी-कभी तो मुझे डर लगता है इससे। फिर वो अपने ख़्यालों की दुनिया से बाहर आके बोले, चलो बच्चों हवेली चलते हैं अब। फिर सभी वहाँ से जा रहे थे कि एवी को कुछ नीचे चमकती हुई चीज़ गिरी हुई दिखी, जैसे कि कोई ब्रेसलेट हो। चीकू ने ब्रेसलेट उठा लिया और उसे ध्यान से देखा तो उसे ब्रेसलेट में एसजे लव एएम लिखा हुआ था। एवी को थोड़ा-सा अजीब-सा फ़ील हुआ, उसने किसी को कुछ नहीं कहा और उस ब्रेसलेट को उठा के अपनी जेब में रख लिया और उन दोनों के साथ चला गया। यहाँ दूसरी तरफ मिश्र निवासी में यूँ यूँ तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं घर नहीं था, पर उसे इतनी खूबसूरती से सजाया गया था कि वो दिखने में बड़ा ही सुंदर लग रहा था। उसी घर में जब वो दोनों लड़कियाँ सीमा और अन्वी घाट से घर आई थीं, तो चुपचाप नाश्ता करके अपने कमरे में चली गईं। दोनों का एक ही कमरा था, इसलिए दोनों अपने कमरे में बैठ के कुछ खुराफाती सोच रही थी। सबसे ज़्यादा दिमाग उन दोनों में छोटी वाली सिमी का लगा रहता था। वो बड़ी वाली अन्वी जो कि उसे कुछ करने से रोक रही थी, पर वो सिमी मान ही नहीं रही थी और सिमी अपने छोटे सिर को बेड में घुसाकर कुछ तूफ़ानी सोच रही थी कि कैसे अन्वी को अपने साथ ले जाए अपने घर। वो बार-बार अपनी बड़ी-बड़ी पलकें झपका के ध्यान में मग्न थी। तभी वो बहुत तेज़ चीखने लगी। अन्वी ने सभी ने भी उस तरफ देखा जिस तरफ सिमी देख रही थी, तो वो भी तेज़ से चीख पड़ी, यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 1 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक़्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 2 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। कमरे में वो दोनों सामने एक कॉकरोच को देख चिल्ला रहे थे और वो कॉकरोच धीरे-धीरे करके वहाँ से उड़ गया। तब जाके उन दोनों को शांत हुई। सिमी फिर कुछ सोचने लग गई। अन्वी कब से सिमी को ऐसे देखते परेशान हो रही थी, क्योंकि सिमी उसे उसके बातों को कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। फिर अन्वी सिमी को हिलाते हुए बोली, सुनो ना सिमी, बस करो, अब हम लोग नीचे चल के कुछ खाते हैं। बहुत ज़ोर से पेट में चूहे हलचल मचा रहे हैं। सिमी जो अभी तक अपने छोटे से दिमाग को लगा-लगा के परेशान हो चुकी थी, उसे अभी तक एक सूझा नहीं था और ऊपर से अन्वी का खाना जैसे कि सिमी को इसकी इंतज़ार ही था। वो तुरंत उठ के बैठ गई और टिमटिमाती आँखों से अन्वी को देखते बोली, हाँ यार, इसीलिए तो मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। अब पता चला मुझे तो भूख लगी है। चलो अब चलते हैं हम लोग। ये कह के वो बिना उसे देखे गायब हो गई और बेचारी अन्वी मुँह लेके खड़ी रह गई। फिर वो भी उनके पीछे नीचे आ गई। जब वो तो नीचे आए तो देखा कि घर में सब बस दाई माँ ही थी और बाकी घर वाले सरस्वती जी, अन्वी की माँ, दिलीप जी, अन्वी के पिता, गीता जी, सिमी की माँ और उसका बड़ा भाई समीर, कोई भी घर पे नहीं था। तो अन्वी ने दाई से माँ से पूछा कि सब लोग कहाँ हैं? तो दाई माँ ने जवाब दिया, सब लोग मंदिर गए हैं कल की पूजा के लिए। कल वैसे सिमी के पापा रमेश जौहर की बरसी है, तो उसी की पूजा के लिए सब मंदिर गए हुए थे। सिमी के पापा की डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई थी। तब सिमी 4 साल की थी, तो उसे इतना याद सब कुछ पता नहीं था। चूँकि सिमी की मम्मी गीता जी बनारस में ही रहती थी, इसलिए इसलिए ये हर साल प्रयागराज यहाँ आके जाया करती थी, अपनी सहेली के पास जो कि सरस्वती जी थीं, और अपने पति का श्राद्ध किया करती थीं। तो अन्वी ने दाई माँ से अपने पेट पकड़ते हुए कहा, ठीक है, अब आप हम लोगों के लिए मैगी बना दीजिए, हमें दोनों को बहुत भूख लगी है। तो दाई माँ मुस्कुराते बोली, ठीक है गुड़िया, हम बना देते हैं आप लोगों के लिए। और वो रसोई की ओर चली गई। दादी माँ सरस्वती जी के घर बहुत सालों से काम किया कर रही थीं। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए ये यही सब साथ रहती थी और काम करती थी। घर में सभी लोग इनकी इज्जत करते थे। कुछ समय बाद दादी मैगी लेके उन दोनों के पास आ गई। अभी वो दोनों हॉल में लगे टीवी को कार्टून से शिनचैन देख रहे थे, वहीं सोफे पे लोट-पोट होके हँसे जा रहे थे। दाई माँ मैगी देते हुए बोली, लो बच्चों, जल्दी से गरमा-गरम मैगी खा लो, फिर मैं तुम दोनों को मंदिर लेके चलती हूँ। अन्वी और सिम्मी ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर दोनों मैगी को पूरा सपाचट कर गईं, जैसे सदियों से ही भूखी हों। वैसे भी इन दोनों की मैगी फेवरेट थी, तो उसे खाने में ये समय कैसे लगा सकतीं। मैगी खाने के बाद सिम्मी उठते हुए बोली, चलो पेट पूजा तो हो गई, अब फिर सोचते हैं कि कैसे तुम्हारे साथ ले जाएँ। और ये कह के वो सोफ़े पे ही आलथी-पालथी मार के अपने छोटे से सिर को अपने छोटे हाथों में रख के ऐसे एक्टिंग करने लगी जैसे कोई गंभीर बात हो। तो अन्वी उसे समझाती बोली, नहीं रहने दो, जब तुम अगली बार आओगी तब मैं पहले से ही माँ को मामा बाबा से बात कर लूँगी और फिर साथ चलूँगी। सिमी बेचारा सा मुँह लेके बोली, तुम ना मेरी दोस्त हो ही नहीं। हर साल हम लोग यहाँ बस 1 महीने के लिए आते हैं और बस मुझे तुम्हारे साथ इतना ही रहने को मिलता है। फिर हम दोनों अलग-अलग हो जाते हैं, पर इस बार तुमको आखिरी मौका दे रही हूँ। ठीक है, अगली बार आऊँगी तो तुम्हें साथ लेके चलूँगी। सिम्मी इतना कह के अपने छोटे हाथ को अपनी
छोटे से हाथ की आखिरी उँगली को उसकी तरफ बढ़ा के बोली, "वादा करो तुम अगली बार मेरे साथ चलोगी?" अन्वी भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, "ठीक है, वादा अगली बार पक्का मैं खुद तुमसे मिलने आऊँगी।" सिम्मी खुश होते हुए बोली, "ओके।" फिर अचानक सिम्मी अपना हाथ देखते हुए बोली, "अरे! मेरी ब्रेसलेट कहाँ गया? सुबह तक तो मेरे पास ही था।" तो अन्वी बोली, "परेशान मत हो, यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा।" सिम्मी इधर-उधर ढूँढते हुए बोली, अरे यार, वो तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पे दिया था और उसमें तुम्हारा और मेरा एसजे सिमी जौहर और एएम अन्विका मिश्रा का नाम लिखा हुआ था। वो कैसे खो सकता है? और फिर अपनी बड़ी-बड़ी आँखें से मोती जैसे आँसू निकालते हुए रोने लगी। फिर अन्वी ने उसे मुश्किल से चुप कराते हुए बोली, "ठीक है, तुम्हें उसी तरह का दूसरा दे दूँगी पर रो मत अब।" तो सिमी फिर चुप हो गई और उसे बहुत बुरा लग रहा था। फिर वो दोनों दाई माँ के साथ मंदिर की तरफ चले गए जहाँ इस वक़्त सभी लोग थे और पंडित जी के लिए से कल की बात कर रहे थे। सिम्मी का बड़ा भाई समीर था, वो बहुत ही समझदार था, भले ही वो अभी 13 साल का था पर अपने पापा रमेश जी के जाने के बाद अपनी माँ को इतना मेहनत करके काम करता देख वो उसी उम्र में ही कुछ हद तक गंभीर हो गया था। क्योंकि सिम्मी का परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था और सिम्मी की माँ गीता जी एक स्कूल टीचर थीं और उनके 2 बच्चे सिम्मी और समीर अभी पढ़ाई कर रहे थे। सब वहाँ कल की पूजा की तैयारी में लगे थे, तभी एक सबसे पुराना मंदिर का पंडित जो कुछ पागल की तरह लग रहा था, वहाँ आया और सबको देखते हुए गंभीर आवाज़ में बोला, "अनर्थ होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है।" ये सब सुन के चौंक गए और उस पंडित को देखने लगे और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 2 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 2 कैसा लगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी का कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।